अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली बहुत ही बड़े नंबर के अंदर रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं चाइनीज़ PL-17 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिज़ल और पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर कि चाइना की तरफ से यहाँ पर ये मिज़ल्स जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को सप्लाई कर दी गई हैं या फिर की जा रही हैं और इनको PF की फ्लीट में जो J-10C एयरक्राफ्ट मौजूद है उनके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली ये जो रिपोर्ट्स हैं ये इस टाइम के ऊपर इंडिया के जो बड़े बड़े मीडिया हैंडल्स हैं, डिफेंस हैंडल्स हैं, उनकी तरफ से इस चीज़ को एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्प्रेड किया जा रहा है। इसके ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही हैं और जिस सडननेस के साथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस न्यूज़ को स्प्रेड किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है और इसको एड्रेस करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोलली इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स का और चाइना की जो नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिज़ल है PL-17, उसका क्या लिंकेज है, फ्यूचर में ये दोनों कंपोनेंट्स किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता, हमारा एक सेकंड चैनल भी है डिफेंस रिएक्शंस के नाम से, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के बाद काइंडली उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इस चैनल के ऊपर हम पहले भी PL-17 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर चुके हैं कि किस तरह से ये एक नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है और आने वाले पाकिस्तान के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उनके साथ यहाँ पर किस तरह से इस मिसाइल की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ेगी और पाकिस्तान एयरफोर्स इवेंचुअली इसको अक्वायर करने की डायरेक्शन में जाएगी। एंड ये चीज हम लोग क्यों इस वजह से इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं, बिकॉज ये जो PL-17 मिसाइल है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड चाइना में ही इस मिसाइल को प्रॉपर एक इवैक्स किलर मिसाइल के तौर के ऊपर मार्केट किया जाता है, जिसकी रेंज जो है वो ±400 किलोमीटर की है। बाकी जो है वो फिर लॉन्च पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। रेंज आपको कई मामलों में कम भी देखने को मिलती है और रेयर कंडीशंस में यहाँ पर आपको रेंज ज्यादा भी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें जो मिड पॉइंट है वो 400 किलोमीटर का है। और पर्टिकुलरली ये जो 400 किलोमीटर की रेंज है ये स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट या फिर स्लो मूविंग टारगेट्स के लिए है, जैसे कि आपके जो मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट हैं या फिर स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं और स्लो मूव करते हैं। इवैक्स हो गया, रिफ्यूलर टैंकर हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हो गए। इस तरह के जो स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है जो स्लोली मूव करते हैं, उनके अगेंस्ट में ये मिसाइल जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और 400 किलोमीटर के ऊपर उन प्लेटफॉर्म्स को हिट करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो अब इतनी रेंज को अचीव करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे मिसाइल का जो वेट है ओवरऑल वो काफी ज्यादा हैवी है। रिलेटिवली यहाँ पर मीडियम और हैवी साइज के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो सिर्फ इस मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर चाइना की तरफ से इसका जो प्रोपेलेंट है वहां पर जेल बेस्ड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एफिशिएंट है और लॉन्गर रेंज को अचीव करने में हेल्प आउट करता है। इसी के साथ साथ मल्टीपल रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ये मिसाइल जो है वो एक्चुअली में ट्रिपल पल्स मिसाइल है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो PL-15 है वो एक डुअल पल्स मिसाइल है, तो वहां पर रेंज जो है वो आपको 200 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस मिसाइल का रोल ही एक वेरी लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट को हिट करना है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एडिशनल कैपेबिलिटीज को ऐड किया गया है और कहीं ना कहीं ये जो सारी कैपेबिलिटीज है इसको एक स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम बनाती हैं एज कम्पेयर टू जो आपके रेगुलर एयर टू एयर मिसाइल होते हैं उनके कंपैरिजन में। और इसका जो यूजेज है वो फिर इसी हिसाब से यहाँ पर रेयर केस सिनेरियोज में होता है। जब आपने एनिमी के बड़े और हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को हिट करना हो तभी आप इस मिसाइल को अपनी इन्वेंट्री में से निकाल के एयरक्राफ्ट के ऊपर अपने फाइटर प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट करके मिशन को परफॉर्म करते हैं। रेगुलरली आप ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करते। अब ये जो इंडियन रिपोर्ट है इसमें यहाँ पर स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन किया गया है कि चाइना की तरफ से ये जो PL-17 मिसाइल है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड करवाई जा रही है और ये इनके J-10C एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट की जाएगी। एंड J-10C का हम सबको पता है कि एक मीडियम कैटेगरी का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ पर PL-17 अगर J-10C के साथ इन दिस केस इंटीग्रेट की जाती है तो ये एयरक्राफ्ट बामुश्किल एक PL-17 को अपने सेंटर लाइन पाइलोन के ऊपर कैरी कर सकता है, अनलाइक PL-15 जिनको ड्यूल इजेक्टर एक्स के ऊपर कैरी किया जाता है। तो जिन लोगों के माइंड में एक डाउट है कि क्या पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर PL-17 को ऑपरेट कर सकता है, तो बिल्कुल हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं J-10C की सूरत में जो कि इस मिसाइल को एम्प्लॉय कर सकते हैं। लेकिन जो चीज इस टाइम के ऊपर हमारे पास लैक करती है, PF की फ्लीट में लैक करती है, वो एक लॉन्ग रेंज इवैक्स है जो कि हेल्प आउट करेगा इस मिसाइल को लॉन्ग रेंज के ऊपर एम्प्लॉय करने में। वो इस टाइम के ऊपर हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो हमारा इकलौता इवैक्स है वो SAP-2000 एराई है, जिसकी जो रेंज है वो ही तकरीबन 450 किलोमीटर की है। ऑल्दो यहाँ पर 2-वे डेटा लिंक के साथ आता है और इसी कैपेबिलिटी को मेक स्टैंड ऑफ में हमने प्रूव भी किया है। लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स इस मिसाइल के पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर सकती, सिंपली बिकॉज उतनी रेंज तक हमारे पास गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। हाँ, ये चीजें जो है वो फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी चेंज हो सकती हैं जब चाइना से जो नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान में लैंड हो गए। उनमें J-35
F-35 एयरक्राफ्ट भी मौजूद है एंड साथ ही साथ एक नेक्स्ट जनरेशन एवैक्स भी मौजूद है जो कि हमारे करंट एवैक्स से लॉन्गर रेंज प्रोवाइड करेगा और लॉन्ग रेंज की वेपनरी को यहाँ पर एम्प्लॉय करने में हमें हेल्प आउट करेगा। तो आज आकर बात जो है वो यहाँ पर J-35 एयरक्राफ्ट के ऊपर आ जाती है, बिकॉज हम सबको पता है कि एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इसका इकोसिस्टम पाकिस्तान के अंदर बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स को इसके साथ एसोसिएटिंग नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट भी चाहिए, जहां पर ये नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल्स और इनके साथ ही लॉन्ग रेंज के नेक्स्ट जनरेशन इवैक्स भी शामिल है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक S-400 जैसा सिस्टम जो है वो टाइमली एम्प्लॉय कर दिया गया है, इवन दो उनको मई के अंदर लॉसेस देखने पड़े, लेकिन वो यहाँ पर रैपिडली इन लॉसेस की भरपाई कर रहे हैं, रशिया से एडिशनल सिस्टम्स को अक्वायर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी पाकिस्तान को यहाँ पर स्टैंड ऑफ फाइट लेनी पड़ेगी, स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर रहकर हमें अपने वेपन सिस्टम को एम्प्लॉय करने का। और अगर हमें स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर रहना है तो डेफिनेटली हमें अपनी रेंज जो है, जिस रेंज तक हम टारगेट्स को स्कैन कर सके, वेपन को एम्प्लॉय कर सके, उस रेंज को हमें इंक्रीज करना है। एंड चाइना की ये जो नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स है, एयरक्राफ्ट है, ये इस पूरी गेम के अंदर एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ नो डाउट यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में इन प्लेटफॉर्म्स को अक्वायर जरूर करेगी, बिकॉज ना सिर्फ हमें यहाँ पर इंडिया से एमिनेट होने वाले थ्रेट्स को काउंटर करना है, बल्कि उनके ऊपर एक डोमिनेंस को बिल्ड करना है, एक डोमिनेंस को परमानेंट करना है, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट का टाइम आए तो जो कुछ हमने 7 मई को अचीव किया, अगली दफा हम उससे भी बेटर परफॉर्म कर पाए। सो आई होप यहाँ पर ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।